हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो आज हम 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उस पेपर का सलूशन देखेंगे। साथियों, टोटल क्वेश्चन तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेजेज में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जितना हो सकता है आधे घंटे में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को और अपने लैंग्वेज में समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर का हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, तो आप लोग जरूर देखिएगा और अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए और हम समझाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ, किसी भी चीज़ को आप लाइन बाय लाइन याद नहीं कर सकते। अगर आप लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें को याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर पढ़िए और आंसर का निचोड़ क्या कहता है वो दिमाग में सेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आंसर लाइन बाय लाइन लिखा है तो वही लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नहीं। मतलब किसी भी टॉपिक में जो भी आंसर है वो आंसर क्या कह रहा है वो दिमाग में रखिए और आप लिखिए। तो चलिए करते हैं शुरू। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हो तो लॉन्ग क्वेश्चन को कीजिए आप कि अपने दिमाग में दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन को जितना भी टॉपिक है उसके अंदर आंसर में उन आंसरों को, टॉपिक को ध्यान में रखिए। जितने भी टाइप्स है उस आंसर में उस टाइप को ध्यान में रखिए, आप ऑटोमेटिक आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं संरचनात्मक मनोरचनाएं क्या है तथा रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं का महत्व लिखिए। साथियों, रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहे या आप सभी को मनोरचनाएं कहे, सभी समान ही होता है। डिफेंस मैकेनिज्म वही होता है और इसके महत्व को लिखना है। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है और इसके महत्व लिखना है। तो दोस्तों, मैं सीधा तौर पे समझा देता हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, मनोरचनाएं होता क्या है। तो साथियों, ये जो मनोरचनाएं होता है आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक ने भी अपना अपना राय दिया, जो कि देख सकते हैं फ्रायड ने दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइएगा तो कोलमैन ने दिया, यहाँ पे देख सकते हैं कोलमैन ने अपने भाषा में दिया। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्राउन ने दिया। लेकिन दोस्तों, इसका मूल रूप से मनोरचनाएं होता क्या है तो आपको इसको समझना है। तो साथियों, तो हम लोग इसको देखते हैं। सभी वैज्ञानिक अपना अपना दिए ही हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है मनोरचनाएं का परिभाषा और अच्छे से लिखना है और उसका महत्व लिखना है। अगर किसी वैज्ञानिक का याद है तो आप लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा और बेटर रहेगा। अगर नहीं तो सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिए कि मनोरचनाएं होता क्या है। साथियों, मनोरचनाएं एक तकनीक है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा आदमी जो है, कोई व्यक्ति जो है, अपने अंदर किसी भी चिंता या तनाव को कम करने का प्रयास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डिफेंस मैकेनिज्म, मनोरचनाएं का। दोस्तों, इसके द्वारा अपने द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, द्वंद्व में देख सकते हैं वह अपने द्वारा द्वंद्व को सुलझाने का कोशिश करता है। मतलब वो अपने अंदर जो भी दो तरह के जो मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं। द्वंद्व ही होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ पे रिजल्ट नहीं पहुँच पाता है और मन में दो तरह के भावना, पॉजिटिव निगेटिव, एक साथ में विचार उत्पन्न होता है, वही होता है द्वंद्व। जैसे आप मानिए कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि भाई हम परीक्षा पास कर जाएंगे, फिर लगता है कि हम परीक्षा कैसे पास करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो दो तरह के भावना उत्पन्न हो रहा है। तो आप और इस तरह के भावना में आप जो है रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं कि हमको क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वही होता है आप उलझे हुए हैं, तो वही होता है द्वंद्व। तो इसके द्वारा वह अपने द्वंद्व को सुलझाने का कोशिश करता है। मतलब आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहा है उसको सुलझाने का कोशिश करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं मानसिक विकास में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब दोस्तों, यह जो प्रक्रिया है कौन सी, मतलब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है दोस्तों, यह प्रक्रिया जो है मनुष्य के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो है मानसिक विकास पर व्यक्तिगत रूप से डालता है। तो आपको लिखना है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मनोरचना है, व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से मानसिक विकास में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्हें किसी इन्हीं आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इन्हीं आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जो दोस्तों अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल, आप लोग समझ गए होंगे कि मनोरचनाएं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, या उसी को मानसिक तंत्र भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी वैज्ञानिक का लिखना हो तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक का है, तो हम ब्राउन का ही पढ़ लेते हैं। साथियों, ब्राउन के अनुसार रक्षा युक्ति वह चेतन और अचेतन प्रक्रिया है जिनके द्वारा आंतरिक संघर्ष कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है। वही चीज़ है, बताने का तरीका अलग है कि वह ब्राउन के अनुसार बताया गया कि रक्षा युक्तियाँ मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो दोस्तों कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या होता है, आपके दिमाग में कोई भी आंतरिक द्वारा द्वंद्व संघर्ष चल रहा है तो उससे आप क्या है, उससे समाप्त कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं मनोरचनाएं के थ्रू। तो दोस्तों, एक मनोरचनाएं क्या है, एक टेक्निक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जिससे आप चिंता और प्रेशर दूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म और निगेटिव मैकेनिज्म, ये दो तरह का वर्गीकरण किया गया, जिसमें अलग अलग चीज़ें दिया है। सकारात्मक में इस साइड है और नकारात्मक में इस साइड है। देखिए यहाँ पे दिया है, सकारात्मक में है क्षतिपूर्ति, सुधार, समझौता, दमन। वहीं पे नकारात्मक में है कल्पना करना, ये सब नकारात्मक होता है। प्रत्याहार है, प्रक्षेपण है और मनोविच्छेदित है। तो ये हो गया नकारात्मक। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सकारात्मक में कौन है और नकारात्मक में कौन है। क्वेश्चन पूछता है तो आप ये वर्गीकरण में लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉपी भी आपका फुल होगा। तो यहाँ पे कुछ हम दे दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस होता क्या है, मतलब व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल मैकेनिज्म। वही है दोस्तों मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म। मनोरचनाएं का प्रयोग दैनिक जीवन में समान व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है। देखिए दोस्तों, मनोरचनाएं जो है इसका उपयोग एक नॉर्मल व्यक्ति भी दैनिक जीवन में किया जा सकता है। अब इसमें टोटल में कहा क्या गया है, हम आपको समझा देते हैं। इसमें यही कहा गया है कि इसमें नॉर्मल व्यक्ति भी प्रतिदिन अपने दैनिक कार्य में जीवन में शामिल करता है मनोरचनाएं का, जिसके सहायता से वो किसी काम को करते हैं। अगर चिंता होता है, अगर कोई चीज़ होता है उनके अंदर, तो उनसे ये क्या है, मनोरचनाएं के थ्रू ये कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसकी संख्या सीमित होती है तो बेटर है। अगर इनकी संख्या सीमित से ज़्यादा होने लगता है मन में, तो ये फिर सेल्फ इमेज को आदमी अपने आप को खो देता है। मेंटल जो मैकेनिज्म होता है दोस्तों, मनोरचनाएं अगर सीमित चल रहा है तो वो किसी भी चीज़ में आपको हेल्प करेगा, प्रेशर, दबाव, तनाव कम करने में। अगर मनोरचनाएं ही ज़्यादा हो गया आपके दिमाग में, तो फिर क्या होगा, आपके अत्यधिक जो है वो सेल्फ इमेज आप अपना खोने लगेंगे और मानसिक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। फिर लगेगा कि जो है हम ही बहुत अच्छा है, हम किसी भी काम को अच्छे से कर ले रहे हैं। आपको अंदर एक अलग से ही भावना उत्पन्न हो जाएगा, जो एक मानसिक रोग का भी प्रकार हो जाएगा। तो यही सिर्फ है। सामान्यतः मनोरचनाएं का प्रयोग होता कहाँ है, चिंता, कष्ट, तनाव इस समय होता है, सामंजस्य स्थापित करके इन सबको कम करने के लिए। अब इसका महत्व क्या है, चलिए हम नीचे देखते हैं। साथियों, इसका महत्व यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, समान मनुष्य अपने तनाव, द्विग, चिंता से अहम शिक्षा जो है दोस्तों, अहम की रक्षा कर व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है। अब देखिए मनोरचनाएं का महत्व है कि मनुष्य जो है तनाव, चिंता और अहम जो ईगो होता है की रक्षा करता है और संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा है साथियों, इनके सीमित प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। अब देखिए मनोरचनाएं का जो है सीमित प्रयोग ही करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रयोग हो जाएगा तो हमने बताया क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है, मानसिक प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसलिए इसका सीमित प्रयोग करके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है। तीसरा है, मनोरचनाएं के प्रयोग द्वारा मनुष्य समस्या निवारण क्षमता व समायोजन में वृद्धि करता है। जैसे दोस्तों मनोरचनाएं हैं, उसके द्वारा प्रयोग करके मनुष्य अपनी जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन करता है, क्षमता रखता है और साथ ही समायोजन भी करता है, एडजस्टमेंट भी वृद्धि करता है। तो ये 3 देखे हैं। अब चलिए चौथा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, कुछ मनोरचनाएं सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक होती है। अब दोस्तों कुछ जो ऐसे मनोरचनाएं हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो समाज के संबंधों में भी निर्माण में सहायक होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंस है। पांचवा है, मनोरचनाएं के माध्यम से व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं एवं अपराध बोध की भावनाओं के साथ समझौता करता है। अब साथियों आपके अंदर तनाव आएगा, चिंता आएगा, अगर आपके अंदर तनाव आ गया, डिप्रेशन आ गया और आप बहुत अधिक क्रोधित हो गए, तो आपको क्या होगा, आपके मन में जो है अपराध जैसा बोध होने लगेगा, मन में सवाल उठने लगेगा, अपूर्ण इच्छा होगा कि यार ये काम हमसे नहीं होगा, छोड़ो हटाओ। तो इन सभी चीज़ों से मनोरचनाएं क्या करता है, आपको समझौता कराता है, बेहतर फील कराता है। छठा है साथियों, यहाँ पे देखिए लिखा है, यह व्यक्ति के अहम की बढ़ी हुई चिंता व तनाव से बचाती है। मैंने बताया पहले भी कि यह अहम से बचाता है और बढ़ी हुई चिंता और तनाव को ये क्या करता है, भी आदमी को बचाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। दोस्तों देखिए हमने जो भी बताया है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, आप बिल्कुल इसको, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं अपने तरीक़ा से। सातवां है, रक्षा युक्तियों, मतलब दोस्तों वही डिफेंस मैकेनिज्म या मनोरचनाएं रक्षा युक्तियों द्वारा कुंठाजनित तनाव, निराश, असफलता तथा चिंता की प्रबलता में कमी, आत्मसम्मान एवं अहम रक्षा तथा व्यक्तियों की संतुलन में सहायता मिलती है। अब देखिए इसी चीज़ को पॉइंट बना दिया, इसमें सारा चीज़ को इंक्लूड कर दिया, जितने भी दिक्कत हो सकता है, जैसे तनाव है, निराश है, अनसक्सेस है, एंग्जाइटी चिंता है, प्रबलता में कमी है, आत्मसम्मान है, रक्षा है, इस सब में क्या होगा, आपको मनोरचनाएं द्वारा जो है कुंठित तनाव है, इन सब में आपको संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होगा, मिलेगा रक्षा युक्ति के द्वारा, मनोरचनाएं के द्वारा। तो ये 7 हो गया। अब दोस्तों 7 वहाँ पे समाप्त होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 10 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्सों की भूमिका बताइए। तो दोस्तों आपको बताना क्या है कि राष्ट्रीय मानसिक मतलब नेशनल
जो दोस्तों हेल्थ प्रोग्राम है वो कार्यक्रम कौन सा है, क्या है, तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका क्या है, ये चीज़ को लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या भूमिका है, क्या होता है। पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम उसको देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो दोस्तों ये 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया। साथियों सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1982 में, इसको ध्यान रखना है भारत सरकार द्वारा। कहता है सन 2003 में इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए, लेकिन अगर आपसे मूल रूप से पूछेगा कि शुरू कब किया गया तो 1982 में, लेकिन पूछा गया कि इसमें कुछ बदलाव कब किया गया तो 2003 में। जैसे राजकीय मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण, जैसे 2082 में स्थापित होने के बाद 2003 में इसमें ये जोड़ा गया कि जितने भी राजकीय मानसिक अस्पताल है उसका दोस्तों आधुनिकीकरण किया जाएगा, मतलब उसे अच्छे से बिल्ड किया जाएगा फिर से पुनः। वह मेडिकल कॉलेजों में मनोरोग विभाग की उन्नत करना। अब जैसे पहले से नॉर्मल तौर पे मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग चल रहा था, तो उससे और दोस्तों क्या है हाई लेवल पे ले चलना। तो ये दो चीज़ जो है वो 2003 में किया गया। क्या किया गया कि राज्य में जितने भी मानसिक अस्पताल है उसका आधुनिकीकरण होगा, और मेडिकल कॉलेजों में जो मनोरोग विभाग है, साइकेट्री विभाग है, उसको दोस्तों एडवांस बनाना। तो ये चीज़ें जोड़ा गया। तो आप लोग समझ गए नॉर्मल तौर पर कि 1982 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को, तथा 2003 में इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। और फिर से वो प्रावधान क्या सब था, तो राजकीय मानसिक अस्पताल, राज्य के जो मानसिक अस्पताल है उसको आधुनिकीकरण करना, और मेडिकल कॉलेजों में मनोरोग विभाग के उन्नत बनाना मतलब इसको और आगे एडवांस बनाना। जी हाँ साथियों, तो चलिए अब हम दोस्तों इसका देख लेते हैं कुछ उद्देश्य, मतलब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन में तो हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे तो पूछा है कि भाई स्वास्थ्य कार्यक्रम होता क्या है, और ये जो है ये दोस्तों आपका इसमें नर्स की भूमिका बताना था। लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसका उद्देश्य भी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उद्देश्य कहिए तब, या इसका आंसर कहिए कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है क्या, दोनों का आंसर यही है। तो दोस्तों मानसिक जो है रोगों को पहचान व उनका उपचार उपलब्ध कराना, मतलब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उपयोग क्या है, तो इसका काम है कि मानसिक रोगों को पहचान करना और उसका उपचार उपलब्ध करवाना, यही काम है इसका। दूसरा है भारत में प्रत्येक राज्य में मानसिक रोगियों को उचित उपचार व सहायता उपलब्ध कराना। दोस्तों ये तो राष्ट्रीय स्तर पर था, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई चीज़ होता है तो वो संपूर्ण राज्य के लिए होता है। तो इसका काम था कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी में जितने भी मानसिक रोगियों हैं उन सबका उचित उपचार व सहायता उपलब्ध कराना। तो आप लोग समझ गए। समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। अब दोस्तों जो जन आदमी है, जो गांव का आदमी है, जो समुदाय के आदमी है, उसको ये प्रोत्साहित करना कि आप इस कार्यक्रम में, जहां कार्यक्रम हो वहां आप भाग लें, तो इसका काम है। चौथा है साथियों सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी को प्रोत्साहित करना, मतलब इसके बारे में मानसिक रोग है क्या, मानसिक स्वास्थ्य है क्या, इसके बारे में लोगों के बीच में जानकारी जो है देना और प्रोत्साहित करना, इसका काम था। कार्यक्रम ही क्यों चलाया जाता है, किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अब दोस्तों हम आ गए अपने मूल क्वेश्चन पे, तो वो हो गया उद्देश्य, या वो हो गया क्या था मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब देखते हैं इसमें नर्स की भूमिका क्या है, मतलब ये कार्यक्रम में नर्स की क्या क्या भूमिका हो सकता है। अब दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन बड़ा हो तो आपको उसको पहले पॉइंट देखना है कि उसमें कितना पॉइंट है, कितना टाइप्स है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले टाइप्स कितना है। तो देख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका निम्नलिखित है। तो पहले देख लेते हैं वह कौन कौन सी भूमिका है। तो चलिए देखते हैं साथियों। एक तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नैदानिक भूमिका, क्लिनिकल रोल, मतलब नैदानिक भूमिका ये होता है। दूसरा है अध्यापक भूमिका, मतलब ट्यूटर के रूप में। तीसरा है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है परामर्शदाता की भूमिका, मतलब काउंसलर के रूप में, सलाहकार के रूप में। चौथा है समायोजन की भूमिका, मतलब कोऑर्डिनेट या एडजस्टमेंट के रोल में। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी के बीच में मैं चलता हूँ। पाँचवा है वकील के भूमिका में। जी हाँ दोस्तों, वकील की भूमिका में भी इनका काम होता है। अब होता है छठा है दोस्तों प्रशासक के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। और सातवां है दोस्तों संपर्ककर्ता की भूमिका, मतलब कॉन्टैक्ट के रूप में। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग साथ यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ये 7 दोस्तों जो है वो 7 तरीके से भूमिका हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स का। अब दोस्तों अगर ये 7 चीज़ें याद है, संपर्ककर्ता की भूमिका, प्रशासन की भूमिका, वकील की भूमिका, उसके बाद यहाँ पे है समायोजन की भूमिका, उसके बाद है परामर्शदाता की भूमिका, उसके बाद है अध्यापक की भूमिका, उसके बाद है नैदानिक की भूमिका। अब दोस्तों मैं ये चीज़ बता देता हूँ,
आपको ये लगता होगा कि ये नैदानिक भूमिका है तो पहले इसको लिखना होगा, फिर अध्यापक भूमिका को लिखना होगा, फिर परामर्शदाता की भूमिका को लिखना होगा, मतलब सीरियल आप याद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ ध्यान रखिए कि ये 7 टाइप से जो है वो भूमिका हो सकता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानसिक कार्यक्रम में नर्स का। अब ऐसा नहीं है कि ये 7 हम सीरियल से ही लिखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। आप 7 किसी भी तरीके से कोई भी कहाँ लिखिए, लेकिन लिखिए और सब में एक आध पॉइंट आप, जैसे नैदानिक है, क्लिनिकल रोग है, तो नर्स का समुदाय में मुख्य कार्य है लोगों में मानसिक रोगों को पहचानना एवं उनके उपचार में सहायता करना। यही हो गया नैदानिक इनकी भूमिका। तो नैदानिक भूमिका में मतलब क्या होता है? उपचार। नैदान मतलब उपचार, तो यही होता है नर्स का काम है कि लोगों को मानसिक रोगों को पहचान करके उनका जो उपचार सहायता कराना। तो ये हो गया इनका क्लिनिकल 1 नंबर में। उसके बाद है दूसरा अध्यापिका के रूप में। नर्स लोगों के मध्य मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है तथा रोग की रोकथाम उपचार के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। अब आपको ये ध्यान में आ गया कि दूसरा इसका अध्यापक की भूमिका है। तो अध्यापक क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, और जानकारी देते हैं तो उसके चीज़ के बारे में, कोई चीज़ क्या है, गलत सही है, उसे कैसे बचा जाए, इस चीज़ के बारे में भी जानकारी देता है अध्यापक। तो अध्यापक मीन्स यहाँ पे नर्स। तो आप लोग समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं परामर्शदाता की भूमिका के रूप में। दोस्तों तीसरा नंबर है परामर्श काउंसलर के रूप में। तो समाज में दोस्तों जो भी मानसिक रोगियों हैं उनको अच्छे करने के लिए, उन्हें रोकथाम करने के लिए, उपचार देने के लिए उन्हें उचित परामर्श देते हैं मानसिक रोगों को कमी लाने के लिए। तो यही होता है, परामर्श दिया जाता है रोगों में कमी लाने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सुधार लाने के लिए, मानसिक रोगियों के बारे में। मानसिक रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मानसिक रोगियों का ही होगा यहाँ पे। समायोजन की भूमिका। अब दोस्तों नर्स लोगों व स्वास्थ्य दल के एक दूसरे के मध्य समायोजन का कार्य करती है। इससे सुविधाओं की प्रभाविकता में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को दोस्तों काम करने में आसानी होता है। अब समायोजन किसी भी काम में दोस्तों बहुत अहम भूमिका होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में समायोजन नहीं रख पाते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। समायोजन बहुत काम की चीज़ें हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अगर किसी भी चीज़ में किसी के साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा तो फिर उससे के साथ काम नहीं हो पाएगा, या पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है तो लड़ाई ही होगा। तो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट कोऑर्डिनेट का भी बहुत बड़ा खेल होता है। दोस्तों पांचवा है वकील के रूप में। अब दोस्तों यहाँ पे वकील के रूप में है तो आप लोग समझ गए होंगे कि नर्स की भूमिका एक वकील के रूप में भी हो सकता है, कानून में भी अपना पक्ष रखने के लिए। तो ही कहता है नर्स कार्य करते समय कानून के विभिन्न पक्षों का प्रयोग करती है जिससे रोगी व स्वयं के अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सके तथा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। अब दोस्तों देखिए वकील क्या करता है, वकील अपने जो भी क्लाइंट होता है, जो भी उसके पक्षधर होता है वकील का, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो अपने सारे चीज़ों को जानकारी रखता है क्लाइंट से और वो कानूनी रूप से उसे मदद करने का कोशिश करता है। और कानून क्या क्या प्रावधान है उसके क्लाइंट के अनुसार उस चीज़ के बारे में उसका जानकारी रखता है और मदद करने का कोशिश करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कानूनी रूप से भी मदद करने का कोशिश करता है। और वकील जो होता है वो कानून के दायरे में ही काम करता है, कानून के सभी चीज़ों को जानकर तो ही होता है। नर्स को भी कानून का हर एक चीज़ जानकर और उसके साथ जो है रोगियों को प्रभावी ढंग से इलाज किया जाता है और तथा रोगियों को भी इसका जानकारी दिया जाता है नर्स के द्वारा कि आप अपने अधिकार के लिए हमेशा कैसे जागरूक रहे। तो यही हो गया रोल ऑफ एडवोकेट का। छठा है प्रशासन की भूमिका में। दोस्तों नर्सिंग स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी मैं बता दूं कि नर्स का जो छठा भूमिका है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रशासन, मतलब किसी भी चीज़ को हैंडल करना। तो नर्स स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है तथा अन्य सहयोगी सदस्यों का मार्गदर्शन करती है। जैसे दोस्तों मान गए सामुदायिक स्वास्थ्य में बहुत सारे आशा कार्यकर्ता होती है, बहुत सारे एएनएम होती है। तो जो ए ग्रेड के नर्स होती है दोस्तों वो उसको क्या करती है, प्रशिक्षण देगा, प्रशिक्षण देके उसे मार्गदर्शन भी करेगा। अतः समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासक की भूमिका निभाती है। मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करके एक साथ चलना और काम कराना ही प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो यही चीज़ नर्स का भी यहाँ पे काम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में। दोस्तों संपर्कता की भूमिका। अब दोस्तों कॉन्टेक्ट मेकर की भूमिका में भी होता है। अब आप सभी जानते हैं नर्स जो है दोस्तों विभिन्न दल के साथ, विभिन्न आदमियों के साथ कार्य करती है। तो हो सकता है कभी किसी से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ गई तो संपर्क करती भी है। साथ ही चिकित्सक से भी वो संपर्क करती है, डॉक्टर से भी। किसी नर्स को अगर मान गए अचानक ज़रूरत हो गया, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर से संपर्क करने का कार्य करेगी। साथ ही रोगी से भी वो संपर्क करती है। मतलब हर एक पहलुओं में वो क्या करती है, वो संपर्क करने का भी उनका काम बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे रोगी को भी लाभ हो और खुद का भी अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो उसे सोल्यूशन करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, यानी नर्स संपर्क कर सकती है। तो ये 7 दोस्तों इंपॉर्टेंस हो गया। तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर हमारी बात को समझ गए होंगे तो। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन
देख लेते हैं। साथियों तीसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि टिप्पणी कीजिए, 10 मार्क्स का है, किसी दो को लिखना है, 3 दिया गया है। मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, व्यक्तित्व के प्रकार। दोस्तों व्यक्तित्व के प्रकार क्या होता है ये लिखना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। प्रेरकों के प्रकार, मोटिवेटर कौन सा होता है उसके प्रकार लिखना है। तो दोस्तों इस 3 में से 2 लिखना है। अगर दोस्तों यहाँ पे तो दे दिया अलग अलग 3 दे दिया, एक भी दे देगा 5 नंबर में, या इसमें से 2 बना के दे देगा 10 नंबर में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीका से पूछा जाए दोस्तों आपको घबराना नहीं है। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। अब साथियों हम आपको बता दें कि मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत लगभग 20 दोस्तों क्षेत्र है। अब आपको 20 क्षेत्र में 20 का नाम भी याद रखना है, और मैं बता दूं कि क्षेत्र रख के याद रखने के साथ साथ उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखना भी होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको दिमाग चलाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 20 टाइप्स याद रखें, 20 फील्ड याद रखें और उसमें का आप लाइन बाय लाइन याद करें। यहीं पे प्रॉब्लम होता है। आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है, सिर्फ उसका निचोड़ जानना है। जैसे दोस्तों अब मान गए इसका क्षेत्र लिखना है, तो कहाँ कहाँ क्षेत्र हो सकता है, किस किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का कार्य हो सकता है। तो आप ही सोचिए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान का दोस्तों, मन के व्यवहार का दोस्तों जो है वो काम नहीं हो सकता है। सभी विभाग, चाहे वो खेल का हो या चाहे वो राजनीतिक विभाग हो या दोस्तों या मतलब राजनीतिक फील्ड हो या साइंस का फील्ड हो या दोस्तों मतलब समान फील्ड हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों इसका उपयोग हो सकता है। तो चलिए वही देख लेते हैं। पहले इसका टाइप ऊपर था समान मनोविज्ञान, दूसरा है असमान मनोविज्ञान। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका टाइप। उसके बाद है मानव मनोविज्ञान, इसका हो गया दोस्तों मानव मतलब ह्यूमन मनोविज्ञान। अब आप लोग जानते हैं कि मानव है, जीव जंतु है, तो इसके लिए मानव का भी अलग साइकोलॉजी है, पशु का भी अलग साइकोलॉजी है। 5वां है व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल मनोविज्ञान अलग हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों 6ठा है ग्रुप साइकोलॉजी अलग हो सकता है। मान के कोई व्यक्तिगत है तो उसके व्यक्तिगत साइकोलॉजी का बात होगा। अगर एक समूह बन गया 5-6 आदमी का, तो उस समूह में किसका क्या विचार है, किसका क्या कैसा व्यवहार है, तो वह समूह पर बात होगा, तो समूह विज्ञान हो जाएगा। सामाजिक मनोविज्ञान मतलब सोशल के तौर पे समूह हो गया, तब समूह से ऊपर जाएगा तो सामाजिक विज्ञान होगा। तो वही कहता है समाज के आप स्थिति, समान के दशा, चिंतन के बारे में यहाँ पे रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि सामाजिक में तौर पे, सोशल के तौर पे, सोशल जो है वहाँ का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कैसा है, वहाँ क्या कैसा क्या संबंध होता है, यही बात होता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान मतलब एडल्ट साइकोलॉजी। दोस्तों इस शाखा में प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ व्यक्ति का व्यवहार बालक के व्यवहार से भिन्न होता है। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों एडल्ट जो साइकोलॉजी है ये बच्चे से भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि उसमें हर एक तरीका का दोस्तों क्या होगा, विकास हो गया रहेगा, तो बच्चे से ज़्यादा सोच पाएगा। तो यही होता है प्रौढ़ विज्ञान। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड मनोविज्ञान होता है, आप लोग समझ गए। अब चाइल्ड मनोविज्ञान में दोस्तों क्या होगा कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगम, परिस्थितिक प्रौढ़ से भिन्न होगा, मतलब जो बड़ा होगा उससे भिन्न होगा। इस व्यवहार में भी प्रौढ़ से भिन्न होता है। यही कारण है कि बालक व्यवहार को अलग अध्ययन किया जाता है और इस विद्या को बाल मनोविज्ञान कहते हैं, जो कि 2nd ईयर में दोस्तों चाइल्ड जो है हेल्थ नर्सिंग का अलग से एक सब्जेक्ट भी है। तो ये 9वां था बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों बहुत सारा टाइप है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। 10वां है कार्यिकी मतलब दोस्तों साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान, मतलब साइकोलॉजिकल रूप से कैसा है वो भी मनोविज्ञान है, जहाँ पे इस दृष्टिकोण से दोस्तों मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे दोस्तों विभिन्न प्रकार के आपका मन का अध्ययन, आपके मन कैसा चलता है, मांसपेशी कैसे, मतलब आपके मन के बारे में जो आपके स्वयं के कार्यशैली के ऊपर में जो अध्ययन है वही है कार्यिकी मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मतलब दोस्तों एक्सपेरिमेंट के भी क्षेत्र में साइकोलॉजी का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी चीज़ दोस्तों एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला करने के लिए भी इसका दोस्तों आपको मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ पे अध्ययन करने के लिए सभी परिस्थितियों को नियंत्रित, क्योंकि दोस्तों अगर एक्सपेरिमेंट में आप मन को एकत्रित नहीं रख पाएंगे तो फिर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे व्यवहार सही बना के रखना ये भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद है पारा मनोविज्ञान मतलब दोस्तों पारा मतलब यह मनोविज्ञान की 9 विकसित शाखा है, मतलब यह नया विकसित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अतीन्द्रिय और इंद्रियेतर प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं, और ये अतीन्द्रिय तथा इंद्रियेतर अवबोधन पूर्व जन्मों से संबंधित है। साथियों एक नया है जो क्या करता है, आपके इंद्रिय सेंसर से संबंधित अध्ययन करता है पारा मनोविज्ञान में, जहाँ पे ये पूर्व जन्म से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो सेंसर है, अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या करता है, ये सेंसरी भाग पूर्व जन्मों से संबंधित होता है, जहाँ पे इसका अध्ययन पारा साइकोलॉजी में किया जाता है।
अब दोस्तों 13 नंबर है विकासात्मक मतलब डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पे विभिन्न शिशु है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है, वृद्धावस्था है, इन सभी में कैसे मानव का विकास हो, कैसे मानव के व्यवहार के बारे में स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य सही ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, तो इन सारी चीज़ों का जो विकासात्मक जो चीज़ें हैं वो इसमें दोस्तों होता है विकासात्मक मनोविज्ञान में विकास के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल के क्षेत्र में मनोविज्ञान का कैसे दोस्तों उपयोग हो सकता है, कैसे यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि दोस्तों मनोविज्ञान मन का स्वास्थ्यिक रूप से अध्ययन है। अगर स्वस्थ मन नहीं है तो शिक्षा आप नहीं ले पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें होता है, आप सुधार ला सकते हैं शिक्षा से अपने अंदर, यही होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कीजिए, आप लोग बेटर रहेगा। 15 है औद्योगिक मनोविज्ञान। अब इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, वहाँ पे भी ग्राहक और दोस्तों जो भी काम करने वाले हैं या जो भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ें होता है, ग्राहक होता है, व्यापारी होता है। तो उन सभी से तालमेल बैठाने के लिए दोस्तों औद्योगिक मनोविज्ञान का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो दोस्तों ऐसे आप पॉइंट लिख कर आप इस चीज़ को एक आध पॉइंट में लिख देंगे तो आपको बेटर होगा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है। 16 है नैदानिक मनोविज्ञान मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी। दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तो आप जो भी लोग समाज में रहते हैं उनको क्लिनिकल मतलब उपचार का आवश्यकता होगा, तो ही उपचार दिया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य सभी चीज़ों के अध्ययन के रूप में समाज तौर पे उनका कैसा लक्षण है, कैसा मानसिक रोगों का अध्ययन उनका कैसा चल रहा है, तो इन मानसिक रोगों का जो उपचार है उसका निदान देने का जो प्रक्रिया है वही नैदानिक मनोविज्ञान होता है। 17 है व्यवसायिक परामर्श मनोविज्ञान काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस साइकोलॉजी। दोस्तों परामर्श के रूप में जो है एक साइकोलॉजिकल का अध्ययन किया जाता है सलाहकार के रूप में, जहाँ पे इसका एक प्रयोग जो है व्यवसायिक परामर्श के क्षेत्र में भी किया जाता है। दोस्तों व्यवसायिक परामर्श मनोविज्ञान युवा व्यक्तियों को उनकी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार अपना करियर चुनने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है वैधानिक मनोविज्ञान लीगल साइकोलॉजी। इस मनोविज्ञान का न्यायिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा अपराध के निर्धारण, झूठे गवाहों की पहचान करने में, विवाद व कानून की मामलों में अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है। अब साथियों कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में झूठ बोल रहा है तो जज उसे कैसे जज कर लेता है, क्योंकि उसको वहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। इस चीज़ें को लीगल जो बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, ये वाला लीगल साइकोलॉजी पढ़ा हुआ रहता है जज वहाँ पे, तभी जाके कोई अगर दोस्तों गवाह झूठ बोल रहा है, कोई अपराध के कानून सजा दोस्तों प्रावधान करना हो तो जज आसानी से कर पाता है। 19 है दोस्तों सैन्य मनोविज्ञान। अब दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री जो होता है उन्हें भी साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, वहाँ भी उनको जो ट्रेनिंग होता है वहाँ पे इस साइकोलॉजी का दोस्तों उनको दिया जाता है नॉलेज। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान मन से काम लेना, व्यवहार का स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, तो हर एक फील्ड में मन का स्वस्थ होना, मन का व्यवहार आपका बहुत ज़रूरी होता है। तो सैनिक के क्षेत्र में भी दोस्तों इसका बहुत बड़ा काम होता है, जहाँ पे सभी से तालमेल बैठा के, अपनी टीम से तालमेल बैठा के कामों को किया जाता है सैनिक में भी। 20वां और आखिरी है दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक मनोविज्ञान पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब दोस्तों पॉलिटिकल के क्षेत्र में देखते होंगे कि नेता अपने दिमाग का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है लोगों में कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपका बहुत बड़ा विकास हो जाएगा, बहुत बड़ा ये चीज़ हो जाएगा। तो लोग उसके चक्कर में, उसके मन में, उसके बात में क्या है आकर फंस जाते हैं और उन्हें वोट कर देते हैं। तो राजनीति के भी क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि नेता लोग, जो भी राजनीतिज्ञ है, वो अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपने नेतृत्व के प्रयोग करके क्या करता है, राजनीतिक में जो भी चुनाव प्रशासन है उसका यहाँ पे अध्ययन करके और दिमाग लगा देता है काम को करने में। तो ये सारी चीज़ें होता है साथियों। तो आपको इस प्रकार से क्या है समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये जो 20 जो दोस्तों क्षेत्र है इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि वो एक होता है समान मनोविज्ञान, एक होता है असमान मनोविज्ञान। उसके बारे में आपको थोड़ा एक दो लाइन लिखना है। फिर हम जितना देखे हैं दोस्तों कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में उपयोग होता है मनोविज्ञान का, वो चीज़ के लिख जो कि ईजी है। आप खुद सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल क्षेत्र में, मिलिट्री क्षेत्र में, साइकोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग खुद सोचिए, 20 को एक बार आप लोग ध्यान में रख लीजिए और फिर आप उसको एक एक लाइन लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा। अब दोस्तों इसी में है व्यक्तित्व की संरचना एवं प्रकृति को समझने के लिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बड़ा है, तो हम लोग अब कल देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ये जो हम ऊपर के 3 क्वेश्चन देखे हैं और एक क्या देखे हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र, तो उसके बारे में आप लोग पढ़िए, टाइप्स याद कीजिए जरूर, फिर उसके में मैटर लिखने की कोशिश कीजिए। पहले टाइप्स उसका याद कीजिए किसी भी क्वेश्चन का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।